और हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नमस्ते। ये एक जो उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने वाला बजट होगा, उसमें जो रास्ता चुना गया है कैपेक्स बढ़ाकर, यानी निवेश बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जिससे रोजगार का सृजन हो और फिर इन्वेस्टमेंट हो सरकार की तरफ से, तो निजी क्षेत्र से भी इन्वेस्टमेंट आए और आगे चल के फिर रेवेन्यू जनरेट हो, ये रास्ता आम पब्लिक को कैसे समझाएंगे आप? नहीं, ये सबको समझता है। सड़क अच्छी हो, रेल अच्छी हो, मेट्रो चले, फ्रेट कॉरिडोर चले, पोर्ट एयरपोर्ट बढ़े, और ये लोगों की ज़रूरत है। और लोग समझते हैं इससे ईज़ ऑफ लिविंग मिलता है और इससे सुविधाएं मिलती है और इससे परमानेंट होता है। ये 50 साल का एसेट तैयार होता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि आगे इनकम मिलता है। अभी रोज़गार तैयार होता है, मांग तैयार होती है और आगे चल के रोज़गार और भी मिलता है और एक परमानेंट व्यवस्था होती है। तो ये ड्यूरेबल वे है जी। ये एक जो तर्क था कि लोगों के जेब में सीधा पैसा देके उन डिमांड बढ़ा के फिर अर्थव्यवस्था का चक्का चलाया जाए, वो रास्ता क्यों नहीं अपनाया गया? नहीं, वो ऑलरेडी 10 करोड़ किसानों को हम 6,000 रुपये साल के 10 साल देने ही वाले हैं। 2 साल हो गए, पैसे दे रहे, 1,20,000 करोड़ ऑलरेडी दे दिए हैं। तो ये तो 7 लाख करोड़ देने की योजना ऑलरेडी स्वीकार की है। लेकिन हर बार केवल पैसे बांटना ही उसका उपाय नहीं होता है। उसका उपाय ये है कि ड्यूरेबल एसेट्स पैदा करे। देश तभी प्रगति समझता है, देश में टूरिज़्म तभी बढ़ता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, और टूरिज़्म से ही समृद्धि बढ़ती है। ये सभी दुनिया का अनुभव है। ये एक पेरिस में अगर 5-5 करोड़ लोग टूरिस्ट आते हैं और उससे वो फ्रांस को बहुत मदद मिलती है, तो हमें भी हमारे स्पॉट तो इससे अच्छे हैं। लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी अच्छी न होने के कारण नहीं आते हैं। ये विस्तार जब होगा तभी ये संभव होगा। और ये जो जहाँ तक लोगों के टैक्स की उम्मीदों की बात थी कि उसमें इसी बात से वो राहत महसूस करें कि कोई नया टैक्स नहीं आया इतने मुश्किल साल में भी? नहीं, ये तो निश्चित है कि एक भी नया टैक्स नहीं आया, लेकिन दूसरे 4 समाधान के बिंदु है। पहले तो लोगों को महंगाई से राहत चाहिए होती है, मध्यम वर्गों को जी। और कांग्रेस के ज़माने में डबल डिजिट हर साल महंगाई बढ़ती थी। अब 5% से भी कम महंगाई दर बढ़ता है, तो ये एक पहली राहत है। दूसरा, आए दिन कांग्रेस के राज में बम फटते थे, अब नहीं फटते हैं, और आतंकवाद भी कम हुआ और माओवादी गतिविधियां भी कम हुई, तो ये भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में है। फिर डिजिटल इंडिया हो गया, डाटा सबसे दुनिया में सस्ता डाटा भारत में ही मिलता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत नेट का भी तैयार हो रहा है, लाखों गाँव में पहुंच गया है, वाईफाई भी शुरू हो रहा है, तो ये ज़िंदगी को आसान बनाता है। आज जीवन प्रमाण बना है, तो पेंशनर्स 2 करोड़ से ज़्यादा पेंशनर अब बैंक में न जाते हुए अपने कंप्यूटर से ही अपन जिंदा होने का दाखिला देते हैं। ये ईज़ ऑफ लिविंग है, यही मध्यम वर्ग को चाहिए होता है। और ये जो बार बार एक तरह से एक नेगेटिव कैंपेन कह लीजिए या एक नेगेटिविटी कह लीजिए कि भाई प्राइवेटाइजेशन यूँ नहीं होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन वो नहीं होनी चाहिए, उसका जवाब क्या फाइनली ये बजट है? ये बजट तो निश्चित जवाब है, लेकिन मेरे पास केस स्टडीज़ तैयार है, क्योंकि मेरे पास अभी हेवी इंडस्ट्री विभाग भी है। जी। तो मैंने अध्ययन किया कि अटल जी के समय बहुत सारे उद्योगों का निवेशीकरण हुआ क्या मैंने कहा 20 साल के बाद देखे तो सही। तो जो भी थोड़ा शेयर बचा है भारत सरकार का, उससे जितना पूरी फैक्ट्री चला के मुनाफा नहीं होता था या नुकसान ही होता था, आज 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। उसके उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हुई, टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। तो ये फायदे का विन विन सिचुएशन है। यानी सरकार नुकसान में जाने तक और कोई खरीदेगा नहीं, वहाँ तक ले जाने में क्या मज़ा है। समय पे बेचने से उसका फ़ायदा सरकार को भी ज़्यादा होता है और उससे जनता की सेवाएं अधिक कर सकते हैं।
तो आप ये कह रहे हैं कि जो पहले अगर जैसे विनिवेश के टारगेट्स थे और वो पूरे नहीं हुए, तो वो क्योंकि वो समय वैसा नहीं था या समय जैसी उम्मीद की गई थी वैसा नहीं था, वो अब उम्मीद पूरी हो सकती है। देखो, कोरोना के कारण एक साल हमारे जिंदगी का निकल ही गया, या वो डायरी के पन्ने कोरे ही रह गए, ये सही है। तो इसलिए हमें अब इस साल में नए उमंग का ये नया बजट है और इससे बहुत तेज़ी से गति पकड़ेगी, तरक्की और तेज़ी से होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर है, वो साफ दिख रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के जोर पे अभी तक का जो सभी सरकारों का जो रिकॉर्ड रहा है, वो जोर बजट में जितना होता है उतना ग्राउंड पे नहीं दिखता। उसको कैसे, वो उस रिकॉर्ड को कैसे ठीक किया जाएगा? नहीं, ये तो गडकरी जी आने के बाद ऐसा कोई बोल नहीं सकता। वो कार्यक्रम भी बहुत लेते हैं, सड़क भी बहुत लेते हैं और करके भी दिखाते हैं। तो ये अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं रही। जितने हमने एयरपोर्ट, 35 से ज़्यादा एयरपोर्ट 6 साल में तैयार हुए, 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गए और उड़ान के द्वारा सब जगह कनेक्ट होने लगे, और भी आगे के 100 शहर भी चिन्हित है। तो सब जगह विस्तार होगा और आप देखोगे कि आने वाले 5 साल में ये एयरपोर्ट और ये ज़्यादा बन के उड़ान से कनेक्टिविटी और टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलता है। तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, ये इन तीनों बिंदुओं पर आश्वस्त रहे जनता? बिल्कुल जनता आश्वस्त रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शिरडी में हैदराबाद से भी आती है, मुंबई से भी आती है और कोल्हापुर से भी जाती है। तो ये ऐसी डिमांड है उस फ्लाइट को, दिल्ली से भी जाती है। तो ये हर 1 घंटे में एक फ्लाइट ले जाएंगे तो भी चलेगा, इतनी स्थिति है वहाँ। अब वो विस्तार जैसे होगा, जहाँ पार्किंग बेस बढ़ेंगे, रोज इतने हजारों लोग हवाई जहाज से सफर करना चाहते वहाँ।